हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स भी अकाउंटिंग का पढ़ा था। आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सारा रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना पड़ता है। मीनिंग से ही पता चल रहा था कि हमको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, समराइज़ करना पड़ता है। तो सारा रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग करने के लिए मेंटेन करते हैं और ये सिस्टमैटिक वे में मेंटेन होता है। अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड भी फिर मेंटेन नहीं होगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब बिज़नेस जो हम रन कर रहे हैं उससे हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये जानने में भी हमको मदद करता है। सारा रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको पता चलता है कि बिज़नेस से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरा अकाउंटिंग का यही है। तीसरा, टू नो एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू प्रॉफिट और लॉस। एग्जैक्ट रीज़न क्या है, किस वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। अगर लॉस हुआ है तो रीज़न क्या है, सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल है, उसको आप एनालाइज करके आसानी से ये जान सकते हैं कि लॉस या प्रॉफिट के पीछे क्या कारण है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है ये भी हम अकाउंटिंग करने के वजह से ही जान पाएंगे। आज बिज़नेस कहाँ स्टैंड करता है, बिज़नेस के पास खुद का पैसा कितने क्या है, कितना कर्ज लिया है, कितने की संपत्ति है बिज़नेस के पास, ये सारा हम तभी जान पाएंगे जब प्रॉपर वे में सारा अकाउंटिंग किए हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रेडली अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, to ascertain the progress of the business from year to year। हर साल के अंत में हम अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हर साल का जब हम सारा बनाए हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंपेयर करके देख सकते हैं ना कि हमारा ईयर टू ईयर क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या हमारा ईयर टू ईयर प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, ओवरऑल मेरा बिज़नेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, डे बाय डे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड या कांस्टेंट है। आपका रिपोर्ट कार्ड में भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना, फर्स्ट टर्म में कितना आया था, सेकंड टर्म में कितना आया, फाइनल में कितना आया, आप कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ईयर टू ईयर आपका रिपोर्ट कार्ड जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे भी आप ये जान सकते हैं कि पिछला क्लास का कंपैरिजन में इस क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसा हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। सारा जब डॉक्यूमेंट प्रॉपर वे में मेंटेन है हमारे पास, बिजनेस से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तो हमारे लिए आसानी होता है कि कोई भी अगर गड़बड़ी हुई है, कोई भी एरर हुआ है या किसी तरह का बिज़नेस में कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी हुआ है, वो आसानी से हम डिटेक्ट कर सकें और उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। बड़ा बड़ा घोटाला होता है, सारा घोटाला कैसे पता चलता है, अकाउंट्स मेंटेन रहता है, उसको एग्ज़ामिन किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा और वो आसानी से पकड़ लेते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई है, कहाँ घोटाला हुआ है। तो अकाउंट्स अगर मेंटेन है प्रॉपर वे में, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है। अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो कहीं पता नहीं चल पाएगा कि कौन स्टाफ क्या गड़बड़ी किया। तो अगर अनजाने में करते हैं तो उसको एरर बोला जाता है और जानबूझ करके कोई धोखाधड़ी घपला किया जाता है तो उसको फ्रॉड बोलते हैं। अंडरस्टूड। लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। बिज़नेस में बहुत सारे पार्टीज़ होते हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं बिज़नेस के इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो उन सारे पार्टीज़ को आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग को बोला गया है बिजनेस लैंग्वेज। ये बिजनेस का लैंग्वेज है, ये सब कुछ कन्वे कर देता है टू द वेरियस पार्टीज़, और वेरियस पार्टीज़ को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब कुछ उनको मिल जाएगा, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में मेंटेन किया जाता है बिजनेस के द्वारा। तो ये टॉपिक हो गया आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। 3 वर्ड हमने अभी बोला, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तीनों टर्म इम्पॉर्टेंट है, और डिस्टिंक्शन भी आता है 2 आइटम के बीच में। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बीच में भी डिस्टिंक्शन आ सकता है, या अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में भी डिस्टिंक्शन आ सकता है। तो एक एक टर्म हम अच्छे से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म है बुक कीपिंग। बिजनेस में बहुत सारा सेट्स ऑफ बुक्स होता है, और सारे बुक्स में प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग करना, उसको मेंटेन करना, इसी एक्टिविटी को, इसी काम को बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। जो भी बिजनेस का डीलिंग है उसको रिकॉर्ड करना, किसमें? अलग अलग जो बुक्स हैं अकाउंट्स के लिए, और ये आर्ट भी है और साइंस भी है। पहले भी हमने बताया था कि देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, सर्टेन पैटर्न। उस टेक्निक्स और पैटर्न को फॉलो करते ही हमको सारा कुछ रिकॉर्ड करना होता है, और प्रिंसिपल्स भी है कुछ, उन प्रिंसिपल को भी फॉलो करना पड़ता है। तो क्योंकि प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है इसलिए वो साइंस भी है। इट इज़ मेनली कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मेन इनका काम यही है कि सारा रिकॉर्ड को मेंटेन करना और उसमें प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ये प्राइमरी स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है अकाउंटिंग का। बिना इसके आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द प्राइमरी और प्रिपरेटरी स्टेज। बुक कीपिंग रूटीन वर्क है, डेली ये काम करना है। जैसे सुबह से आपको कैसे करना था? सुबह उठना है, स्कूल जा रहा है, पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, थोड़ा बहुत अपने को रिफ़्रेश करना है, फिर रात में डिनर करके सो जाना है। तो ये डेली का रूटीन काम है। तो बुक कीपिंग भी रूटीन काम है, और ये क्लरिकल नेचर का है। बुक कीपर जो होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि उनके पास बहुत एक्सपर्ट नॉलेज हो, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। एक 12th पास स्टूडेंट भी ये काम कर सकता है। किसी को भी समझा दिया जाए कि चलो ऐसे से इस रजिस्टर में ऐसे मेंटेन करना है, इस बुक में ऐसे मेंटेन करना है, वो आसानी से सारा चीज़ मेंटेन कर सकता है। तो इसके लिए बहुत डीप नॉलेज, ग्रेट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो बुक कीपिंग का 4 फंक्शन है। पहला, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बिजनेस का जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें से फाइनेंशियल नेचर वाले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है। मनी अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहला काम हो गया आइडेंटिफाई कर लेना। दूसरा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको किस में मेजर करेंगे? मनी के टर्म्स में, यानी कि उसको कन्वर्ट कर देंगे मॉनेटरी यूनिट्स में। सेकंड काम हो गया ये। तीसरा, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले उसे बुक में रिकॉर्ड करना ही करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन बुक्स में सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। अकाउंट्स में सबसे पहला जिस बुक में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल बुक बोलते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में लिखा जाता है, उसके बाद आगे मूव किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो ओरिजिनल बुक्स होता है वो कैश बुक होता है, मतलब जितना कैश का लेन देन होता है बिजनेस में वो सारा रिकॉर्ड होता है
कैश बुक में। जो हम रिसीव करेंगे वो भी लिखेंगे, जो पेमेंट करेंगे वो भी लिखेंगे। तो 2 हमारा मेन बुक्स होता है जिसमें ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले लिखा जाता है, जर्नल एंड कैश बुक। ठीक है। उसके बाद क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर। अब ओरिजिनल बुक्स में सारा ट्रांजैक्शन डेट वाइज टाइम वाइज लिखा जाता है, सब मिक्सअप रहता है, चाहे वो हम परचेज़ किए हैं, सेल किए हैं, सैलरी दिए हैं, किसी को एडवर्टीज़मेंट के लिए पेमेंट किए हैं, बिल्डिंग ख़रीदे हैं, मशीन ख़रीदे हैं, सब मिक्सअप रहता है। अब उसको अलग अलग हेडिंग में क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो क्लासिफाई करने के लिए हम नेक्स्ट रजिस्टर में मूव करते हैं, नेक्स्ट रजिस्टर में लिखते हैं और उस रजिस्टर का नाम है लेजर। तो यहाँ तक जो काम होता है वो बुक कीपर का होता है। बुक कीपिंग का काम करने वाले को क्या हम बोलते हैं बाबू मेरे? बुक कीपर। बुक कीपर के पास बहुत ज़्यादा ग्रेट नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है, मिडिल स्टेज, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। कहा गया है अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जब तक बुक कीपिंग नहीं करेंगे तब तक हम अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ बुक कीपिंग का काम ख़त्म होता है वहाँ से अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। खाना बनाते हैं, खाना बनाने से पहले सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है ना। तो ये प्रिपरेटरी स्टेज था, खाना बनाने से पहले का स्टेज। अब खाना बनाने पे पहुँचे। ठीक है। तो अकाउंटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है? समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेज़र में हम आइटम्स को क्लासिफाई किए थे, उस लेज़र के बेसिस पे ही हम समरी बनाते हैं। और समरी बनाने के लिए हम 2 स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट के बेसिस पे हमको पता चलता है कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हर कोई जानना चाहेगा कि जो बिज़नेस हम कर रहे हैं उससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो उसको जानने के लिए क्या बनाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट। बिज़नेस की आर्थिक स्थिति कैसी है ये जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। मतलब बिज़नेस के पास खुद का पूंजी कितना है, बिज़नेस के ऊपर कितना उधार है, कितना कर्ज लिया है, कितना उसके पास संपत्ति है, बैंक बैलेंस कितना है, कैश बैलेंस कितना है, कितना उधार किस पार्टी को बेचा है, किसको उधार दिया है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमको बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो ये 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, समरी के रूप में हम प्रिपेयर कर लिए हैं। उसके बाद इन दोनों स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बहुत सारा डाटा होगा, बैलेंस शीट में भी बहुत सारा डाटा होगा। अब उसको एनालाइज किया जाएगा और एनालाइज करने के बाद उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, अपना ओपिनियन फॉर्म किया जाएगा। उसके बेसिस पे फ्यूचर प्लानिंग किया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारा कुछ एनालाइज करने और इंटरप्रेट करने पे ही हमको पता चलेगा। ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि बिज़नेस कैसी स्थिति में है, डे बाय डे ये आगे बढ़ रही है या जहाँ थी वहीं है, या डे बाय डे इसका परफॉर्मेंस घट रहा है। तो ये सब कुछ हम यहाँ से समराइज जो स्टेटमेंट बना है उसके बेसिस पे हम एनालाइज करके पता कर सकते हैं। देन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज़। ये जो हमारा तो अकाउंटिंग बिजनेस लैंग्वेज है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है टू वेरियस पार्टीज़। और वेरियस पार्टीज़ पिछले क्लास में भी हमने समझाया था कौन कौन हो सकते हैं। ओनर्स जिनका पैसा पूंजी बिजनेस में लगा है, बैंकर्स जिनसे आप लोन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जस्ट लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। कोई बंदा आपके बिज़नेस में अगर पूंजी लगाना चाहता है तो उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि वो आपके बिज़नेस में पूंजी लगाना है उनको कि नहीं लगाना है। ठीक है।
तो ये काम हो गया आपका अकाउंटिंग का। अब जो थर्ड टर्म है वो है अकाउंटेंसी। तो ये फाइनल स्टेज पे पहुंच गए, जिनके पास सारा नॉलेज है बुक कीपिंग का भी, अकाउंटिंग का भी, तो उनको बोलते हैं कि दैट पर्सन हैज़ डीप नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। तो इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इनको सब कुछ पता रहता है कि कौन सा प्रिंसिपल हमको फॉलो करना है, कौन सा टेक्निक अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये काम अगर हम मेडिकल के लाइन में जाते हैं तो ये काम हो गया नर्सेस का या वार्ड बॉय का, ये काम हो गया कंपाउंडर का, और ये काम हो गया एक्सपर्ट डॉक्टर का। उनके पास सारा नॉलेज होता है, वो ये भी जानते हैं कि इंजेक्शन कैसे लगाना है, सलाइन कैसे चढ़ानी है, कैसे टेस्ट करना है, दे हैव द कंप्लीट नॉलेज। तो यहाँ भी जिनके पास अकाउंटेंसी का नॉलेज है वो सिस्टमैटिकली सब कुछ उनको पता है कि क्या चीज़ कहाँ हमको किस रिकॉर्ड में मिल जाएगा, कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ से ढूंढा जा सकता है। जब अकाउंटिंग ख़त्म होगा तभी अकाउंटेंसी का काम शुरू होगा। तो बिना अकाउंटिंग का अकाउंटेंसी का काम भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया अकाउंटेंसी स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड। जहाँ अकाउंटिंग ख़त्म वहाँ अकाउंटेंसी शुरू। तो ये तीनों टर्म हमने आज समझा दिया। देखिए अलग अलग बुक्स अकाउंटेंसी का है, देखिए बुक्स पे भी अकाउंटेंसी वर्ड यूज़ होता है। आप कोई भी बुक यूज़ करें जो आपके स्कूल में रिकमेंड किया है, चाहे वो NCERT हो, चाहे DK गोयल की बुक हो, चाहे TS ग्रेवाल की बुक हो, चाहे किसी और ऑथर की बुक हो, सब में उनका समझाने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम है। तो आपको जो आसान लगे आप उस बुक से पढ़िए। अभी आपका 11th है, यहाँ आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे के क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।